નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. जब उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा कि किस तरह से आपकी कंपनी में भेदभाव हो रहा है JRD रतन टाटा को, उसके बाद क्या हुआ, 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा. कंपनी के खर्चे पर, अर्थात कंपनी ने स्वयं उसे आने जाने का खर्चा दिया. खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के लिए कहा. उपस्थित होना यानी वहाँ पर हाजिर होने के लिए 10 ही दिन के अंदर उन्हें यह कहा गया कि आप पूना में कंपनी के खर्चे पर इंटरव्यू देने के लिए आ जाइए, उपस्थित हो जाइए, हाजिर हो जाइए. आवश्यक तैयारी के साथ वह लड़की पूना में पहुंची. उसने जितनी ज़रूरत थी इस इंटरव्यू के लिए उस सभी प्रकार की तैयारियां की और वह कहाँ पर पहुंच गई, पूना में. साक्षात्कार आरंभ हुआ. साक्षात्कार यानी इंटरव्यू शुरू हो गया. काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए, यानी बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उससे प्रश्न पूछे गए, जिनके वह सही उत्तर देती गई. अर्थात उस छात्रा ने जितने भी प्रश्न पूछे, तकनीकी से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से सही जवाब उसने दिए. तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी मतलब प्यार भरी बोली में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार को आवेदन ना भेजे ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल मतलब जहाँ पर कार्य किया जाता है, कार्यस्थल मतलब जहाँ पर कार्य किया जाता है, यहाँ पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती. अर्थात किसी महिला को यहाँ पर तैनात नहीं किया जाता है. नियुक्ति यानी तैनात करना. तुम्हारी जैसी मेधावी यानी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और होशियार लड़कियों को अनुसंधान यानी खोज की शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए. जब उस छात्रा ने बहुत अच्छे से तकनीकी संबंधी प्रश्नों के सही जवाब दे दिए, बहुत अच्छे से जवाब दिए, तब वहाँ पर एक सज्जन बैठे थे. सज्जन यानी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो जो बुजुर्ग थे, अर्थात उनकी अवस्था हो चुकी थी. उन्होंने प्यार भरी आवाज़ में उस छात्रा से कहा, तुम तो बहुत ज़्यादा होशियार हो और हमने यहाँ पर महिला उम्मीदवार आवेदन ना करें ऐसा इसलिए लिखा है कि जहाँ पर यह कार्य करना है, अर्थात इस कार्य को जहाँ पर किया जाना है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की महिला को यानी स्त्रियों को नियुक्ति नहीं दी जाती है. इसीलिए हमने इस आवेदन में ऐसा लिखा था. तुम तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो, होशियार हो, तो तुम्हें तो अनुसंधान यानी खोज के क्षेत्र में शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए. अपना कार्य तुम्हें वहाँ से शुरू करना चाहिए. लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी. शुरुआत करना मतलब किसी कार्य को आरंभ करना, उसके कार्य को करने की पहल करना. नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी. फैक्ट्री यानी कारखाने में. जब उस बुजुर्ग ने उस छात्रा को इस तरह से जवाब दिया, तब इस छात्रा ने कहा कि भाई कार्य की शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना आपकी फैक्ट्री से करें. यदि हम आपकी फैक्ट्री से इस तरह से शुरुआत नहीं करोगे तो आपकी कारखाने हैं, इसमें कभी भी कोई भी महिला है या स्त्री है वो काम नहीं कर पाएंगी. उसने दृढ़ता से मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूती, निश्चय के साथ उन्हें यह जवाब दिया. लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई. जब अपनी बात पर वो अड़ गई, दृढ़तापूर्वक उन्होंने जब उस सज्जन को उनके प्रश्न का उत्तर दिया, तो लंबे इंटरव्यू के बाद, मतलब उनका इंटरव्यू है, साक्षात्कार बहुत लंबा चला और अंत में यह फैसला उन्होंने वृद्ध सज्जन मतलब बूढ़े व्यक्ति ने क्या सुनाया कि यदि हमें महिला उम्मीदवार की शुरुआत करनी ही है तो तुमसे ही क्यों ना की जाए, तो अब हम तुम्हें यहाँ पर नियुक्त करते हैं. इसके लिए उन्होंने उन्हें बधाई दी. टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम इंजीनियर थी. क्या थी? यह छात्रा है, वह कौन थी? टेल्को में इंजीनियर के पद पर नियुक्त तैनात हुई प्रथम महिला थी. सुधा कुलकर्णी. क्या था उनका नाम?
कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसी समय श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ था। उनका विवाह किसके साथ हुआ था? वहीं पर कार्य करने वाले, टेल्को कंपनी में ही कार्य करने वाले श्री नारायण मूर्ति के साथ उनका विवाह हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देना मतलब इस्तीफा दे देना। उन्होंने कहाँ तक कार्य किया? 1982 तक उन्होंने कार्य किया। सुधा कुलकर्णी से वह सुधा मूर्ति कैसे बन गई? क्योंकि उन्होंने टेल्को कंपनी में ही कार्य करने वाले श्री नारायण मूर्ति के साथ विवाह किया, जिसके कारण वह सुधा कुलकर्णी से सुधा मूर्ति बन गई और 1982 तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया। फिर बाद में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया और बेंगलोर में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। अर्थात त्यागपत्र देने के बाद अपने पति के साथ उन्होंने इन्फोसिस कंपनी को खोला। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस दिन दूनी और रात चौगनी उन्नति की। अर्थात पति पत्नी दोनों ने बहुत ज़्यादा कड़ा परिश्रम किया और तन्मय होकर जब उन्होंने इन्फोसिस के लिए कार्य किया तो धीरे धीरे उनकी दिन दौनी और रात चौगनी मतलब तरक्की होना, मतलब बहुत ज़्यादा उन्नति होने लगी, विकास होने लगा। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन गई। अब 1996 में वो क्या बनी? तो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन गई। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही थी। उन्होंने समाज के विकास के लिए बहुत सारा कार्य किया। कहाँ पर? इस फाउंडेशन के द्वारा। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। अर्थात उन्होंने इस फाउंडेशन में रहकर उन्होंने कर्नाटक की जो शाला है, स्कूल है, कितनी सरकारी स्कूलों के लिए बहुत सारे कंप्यूटरों के, हर एक के लिए एक कंप्यूटर हो और साथ साथ एक लाइब्रेरी भी हो, ऐसी उन्होंने योजना तो बनाई परंतु उसमें अमल भी किया, अर्थात उसे मूर्त रूप भी दिया। सुधा मूर्ति को स्वयं को अपूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। सुधा मूर्ति भी उन्होंने अब तक ये कार्य कर रही थी परंतु अब पूरी तरह से समाज के सुधार के कार्य में जुट गई। बेल्लारी, बीजापुर, हुगली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। मतलब जो ये सारे बेल्लारी, बीजापुर, हुगली आदि में जो अस्पताल थे उसमें उच्च तकनीकी मतलब उन्होंने उच्च तकनीकी साधन है, सामग्री मतलब उपकरण यानी सामग्री है, उन लोगों चिकित्सा के लिए उन्होंने उपलब्ध कराए। मतलब वहाँ जिन साधनों की ज़रूरत थी उन्हें वहाँ पर वह साधन भिजवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी में, गुलबर्ग, पट्टू मडाई, बेंगलोर आदि में चिकित्सा सहायता का, उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश में सूखा पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य करवाए। इन क्षेत्रों में चिकित्सा के लिए जो तकनीकी मशीनों की ज़रूरत थी, उपकरणों की, साधनों की ज़रूरत थी, वह सारे अस्पताल में भिजवाए। और साथ साथ जहाँ पर सूखा पीड़ित है, कम बारिश होने के कारण जो धरती सूख गई थी, किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, ऐसे सूखे पीड़ितों में जाकर उन्होंने राहत के कार्य भी किए हैं। उनके अथक प्रयास से मतलब उनके कड़े कोशिश करने, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश करके कर्नाटक में 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपए लगाया। कर्नाटक की जो स्कूलें हैं, गांव में हैं, वहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी है। उन्होंने बच्चों के पढ़ने के लिए गांव में 3000 से अधिक लाइब्रेरियाँ खोली, पुस्तकालय खोले। उन्होंने गरीब बच्चों की सहायता की। उन्होंने जितने भी गरीब बच्चे थे उनकी मदद की और स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। उन्होंने क्या किया, जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा
होशियार होते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने किसका छात्रवृत्ति का अर्थात उन्होंने शिष्यवृत्ति का इंतज़ाम करवाया। फिर साथ साथ उन्होंने बहुत सारी स्कूलें ऐसी हैं जिसकी मकान है, इमारतें हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, तो ऐसी इमारतों को उन्होंने बनवाया। और जो बहुत अच्छे अंक लाते हैं, जो गरीब बच्चे तो हैं ही, पर जो बहुत अच्छे अंक लाते हैं अर्थात मार्क्स लेकर आते हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति अर्थात वजीफा दिलवाया। और इस तरह उन्होंने लगभग 300 कंप्यूटर सब जगह बांटे। कितने कंप्यूटर? 300 कंप्यूटर का उन्होंने वितरण किया अर्थात सब जगह पर बांटे। 13 पुस्तकों की लेखिका, उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी थी? सुधा मूर्ति। एक प्रश्न क्या बनेगा कि डॉक्टर सुधा मूर्ति ने कितने पुस्तक लिखे हैं? तो डॉक्टर सुधा मूर्ति ने 13 पुस्तकों के रचना की है। उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए अर्थात उन्हें बहुत ज़्यादा इनाम मिले हैं, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर। कौन से? वुमन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो के द्वारा, राज्य लक्ष्मी पुरस्कार आदि। उन्हें FM रेडियो के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वुमन ऑफ द ईयर 2002 में यह पुरस्कार FM के द्वारा उन्हें दिया गया था। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियां मतलब अपनी जो प्रसिद्धियां हैं से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त कर देना अर्थात महिलाओं के लिए रास्ता है वो खोल दिया है। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले छात्रों में से 50% की संख्या है लड़कियों की है। सुधा कुलकर्णी ने इंजीनियर के पद पर कार्य करके आज हजारों लड़कियों के, लाखों लड़कियों के लिए उस रास्ते को खोल दिया है जहां पर रहकर लड़कियां पढ़ सकती हैं। और आज 50% तक की संख्या है जो लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच में लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती हैं। महिलाओं को खुशी से फूला ना समाना यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। महिलाओं की सफलता पर वे कहती हैं कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। सुधा मूर्ति ने लड़कियों के लिए एक ऐसे रास्ते को खोल दिया कि जहां पर आगे बढ़कर वह अपने कार्य को कर सकती हैं। सुधा मूर्ति जी ने अपनी परिश्रम, अपनी लगन, अपनी मेहनत से जिस तरह से वह आगे बढ़ी और उन्होंने क्या देखा कि महिलाएं कितनी कुशलता से बड़ी बड़ी मशीनों पर कार्य कर रही हैं, तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। वह उस खुशी को फूला न समाना बहुत ज़्यादा आनंद व्यक्त करती थी कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, जिसके लिए महिलाओं के रास्ते तो खुल गए हैं, साथ साथ जब पीछे आने वाली जो नई पीढ़ी है वह उनके क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और काम कर रही है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है कि किस तरह महिलाएं भी बुलंदियों को आकाश पर बुलंदियों का अर्थात अपनी प्रगति के कारण ऊंचाइयों पर आती चली जा रही है। तब उन्होंने महिलाओं से कहा कि सही बात है, हमारा कार्य है वो कठिन तो है, महिलाएं हैं उनका जो कार्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, परंतु इस पर हमें चलना तो जरूरी है। अर्थात महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसा क्यों किया कि जो महिलाएं हैं मात्र और मात्र व्यवसाय कर तक ही सीमित नहीं होती है, वो माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, उन्हें हर एक क्षेत्र में अपना एक रोल निभाना पड़ता है। तो उनको किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ना, उस रास्ते पर चलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा होता है, परंतु महिलाएं उन मुश्किलों भरे कार्य को कर सकती हैं और उन्हें इस रास्ते पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को सुधा मूर्ति ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है और एक बात सबके सामने फिर साबित कर दी है कि महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है और साथ साथ वह उनके कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकती है और उन्होंने यह साबित करके बता दिया है। और अनेक महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में
अपना नाम कमाया है और आज इतिहास में अमर हो गई है। Thank you for joining us.